हाय दोस्तों, आज की फिल्म है ली। ये एक नई बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट है केट की परफॉर्मेंस। वो ली मिलर का रोल इतने बिलीवेबल तरीके से प्ले करती है कि देखने वाला इम्प्रेस हो जाए। लेकिन बाकी हर एस्पेक्ट में ये मूवी अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाती, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऐसे बायोपिक से जो 20th सेंचुरी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव औरत के बारे में है। ये मूवी एंथनी पेनरोज की बायोग्राफी द लाइफ्स ऑफ ली मिलर पर बेस्ड है और ली की लाइफ के कुछ एडवेंचरस फेजेस को दिखाती है। ली पहले एक मॉडल थी और फिर WWII के टाइम यूरोप में एक फोटोग्राफर बन गई। तो हाँ, फिल्म देखने में इंटरेस्टिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं। बट ओवरऑल ये मूवी उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं छोड़ती और थोड़ी सी भूलने लायक बन जाती है क्योंकि इसमें डेप्थ की कमी है। फिल्म ली की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग सीन से होती है जिसमें हम 1945 के आसपास के वॉर टॉर्न यूरोपियन शहर की सड़कों पर एक औरत को दौड़ते हुए देखते हैं। उसके गले में एक कैमरा लटका हुआ है। जैसे ही वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखती है, एक सोल्जर का बूट जो सड़क पर पड़ा है और उसमें से एक बुलेट का एक बैंड निकल रहा है, वो उसकी फोटो खींचती है। इतने में उसके पास एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो जमीन पर गिर जाती है, धूल और राख से ढक जाती है। और फिर टाइम जंप करती है और हम सीधा 1977 में आ जाते हैं, जहां वही औरत ली मिलर अब एक बूढ़ी औरत के रूप में अपने इंग्लैंड वाले घर में एक ड्रिंक निकाल रही है। इस वक्त एक यंग इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू लेने आता है, लेकिन ली थोड़ा हेजिटेट है जवाब देने में, क्योंकि वो समझती है कि ऐसे इंटरव्यूज बस एक सटल फॉर्म ऑफ इंटेरोगेशन है और वो अपनी जिंदगी और कामों के बारे में ज्यादा रिवील नहीं करना चाहती। वो इंटरव्यूअर भी शुरू से ही गलत लाइन पर चल पड़ता है और लगभग ये इम्प्लाई करता है कि ली ने अपनी लाइफ में जो भी किया वो सिर्फ फेम और पहचान के लिए था। ली इनडायरेक्टली उसे क्लियर करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब ली धीरे धीरे अपने इंटरव्यूअर से बात करने लगती है तो समझ आता है कि उसकी लाइफ में काफी खतरनाक, एडवेंचरस और बहादुरी भरे मोमेंट हुए थे जो लिखने या देखने लायक हैं। उसके बाद फिल्म हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है 1938 के टाइम में, जहां ली अपनी एक रिलैक्स और बिंदास जिंदगी को याद करती है और अपनी कहानी बताती है। उस वक्त ली एक कामयाब मॉडल थी और कई फेमस फोटोग्राफर्स के लिए म्यूज भी रह चुकी थी, जैसे मैन रे। वो अपने दोस्तों के साथ मॉर्गन्स फ्रांस में वेकेशन एंजॉय कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन रोलैंड पेनरोज से होती है। उनके ग्रुप में एडोल्फ हिटलर का टॉपिक सीरियस कंसर्न बन गया था कि वो पावर में आएगा और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाएगा। इवन उसकी खतरनाक आइडियोलॉजीज लोगों में तेजी से फैल रही थी। लेकिन कोई भी ये इमेजिन नहीं कर पाया कि आने वाले महीनों में कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। जब ली और रोलैंड का एक डीप रोमांस शुरू होता है, तभी हिटलर यूरोप में अपनी पावर बढ़ा रहा होता है और वॉर छेड़ देता है। ली ने पेरिस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी और वो अपने पार्टनर रोलैंड के साथ रहने के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। उसका हमेशा से फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और अब क्योंकि उसके 30s में आते ही उसके मॉडलिंग ऑफर्स कम हो रहे थे, क्योंकि उस जमाने में 30 के बाद मॉडल्स को ओल्ड माना जाता था, उसने डिसाइड किया कि वो कैमरे के दूसरे साइड से अपनी आर्ट को एक्सप्लोर करेगी। इसी तरीके से उसकी मुलाकात ऑड्रे विचर नाम के एक जर्नलिस्ट से हुई और ली ने वोग इंग्लैंड मैगजीन के लिए काम करना स्टार्ट किया। वक्त के साथ वोग, जो पहले एक फैशन मैगजीन था, अब वॉर फ्रंट की स्टोरीज भी कवर करना चाहता था। ली ने ये असाइनमेंट लेना डिसाइड किया और वॉर इवेंट्स की फोटोज क्लिक करने के लिए साइन अप किया, बिना ये जाने कि ये एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगे। ली मिलर ने अपने फोटोग्राफर करियर की शुरुआत लंदन की सड़कों के सीन्स कैप्चर करते हुए की, जहां से लगातार और भी ज्यादा लोग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में लड़ने के लिए भेजे जा रहे थे। जैसे बाकी सब लोग, वो भी यूरोप में डेवलप हो रही सिचुएशन से शॉक्ड और गुस्से में थी। ली ने भी कुछ करने का मन बना लिया। उसके कई करीबी दोस्त पेरिस में फंसे हुए थे, जिन्हें नाजी आर्मी ने अटैक करके पकड़ लिया था। ये सोच उसे परेशान और हेल्पलेस बना रही थी। उसका पहला डायरेक्ट इंटरैक्शन वॉर से जुड़े लोगों के साथ हुआ, जब उसने ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस या ATS, जो ब्रिटिश आर्मी की फीमेल ब्रांच थी, उसमें काम कर रही औरतों की फोटोज क्लिक की। धीरे धीरे उसने बैटलफील्ड पर जाने की रिक्वेस्ट डालनी शुरू की ताकि वो वहां जाकर वॉर की असली सिचुएशन रिपोर्ट कर सके। ऑड्रे ने उसे बार बार याद दिलाया कि ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल और कन्वेंशंस हैं, पर ली ने हार नहीं मानी। कई अटेम्प्ट्स के बाद वोग ने उससे कहा कि ब्रिटिश में स्ट्रिक्ट रूल्स है, वो विमेन जर्नलिस्ट को वॉर फ्रंट पर भेजने की परमिशन नहीं देते। इस बात ने टेम्परेरी उसके प्लान को बिगाड़ दिया। ली, जो असल में एक अमेरिकन सिटीजन थी, जल्दी ही USA वापस चली गई और वहाँ के वोग मैगजीन में वही रोल अप्लाई कर दिया। क्योंकि USA में विमेन जर्नलिस्ट के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, उसे फ्रांस जाकर वहाँ के सिचुएशन कैप्चर करने की परमिशन मिल गई और यहीं से ली का वॉर फोटोग्राफर का करियर स्टार्ट हुआ।
ली मूवी में दिखाया गया है कि उसके कामों में प्रोमिनेंट सब्जेक्ट वॉरफेयर में घिरी औरतों की कंडीशन थी और उसके बेस्ट फोटोज बैटलफील्ड में औरतों के बारे में थे। एटीएस वर्कर से लेकर जो जर्मन बॉम्बर प्लान को एरियली ट्रैक करने के लिए सर्च लाइट कंट्रोल करती थी, उन पायलट्स और डॉक्टर तक जिनकी उसने बैटलफील्ड में फोटोज ली। औरतों की सिचुएशन उसका सबसे प्रेफर सब्जेक्ट था। हर बार उसके सब्जेक्ट्स डायरेक्टली वॉर से रिलेटेड नहीं होते थे। जैसे उसने एक बार कुछ स्टॉकिंग की फोटोज ली जो सूख रहे थे। ये फोटोज बयां करते हैं जो औरतों को वॉर में सर्व करते वक्त फेस करना पड़ता था। 1940s में एक औरत के रूप में रहना और काम करना ली मिलर के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उसे काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। वॉर कैंप में औरतों का एक्सेस बहुत लिमिटेड था और उन्हें रिस्ट्रिक्टेड जोन तक ही सीमित रखा जाता था, तो एग्जैक्ट वॉर फ्रंट पर जाना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं था। मूवी हमें ये पॉइंट बार बार याद दिलाती है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन सच में सेफ्टी के लिए लागू किए गए थे, जैसे आर्मी जनरल के रूल्स, पर कई रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेक्सियस सोच की वजह से भी थी। ब्रिटिश फोटोग्राफर सेसिल, जो ली का वोग में कलीग था, औरतों के प्रोफेशनल रोल में आने और उनके डिसीजन लेने के खिलाफ था। जब ली वहाँ की सिचुएशन कवर करने सेंट मालो शिफ्ट हुई, उसे और भी ज्यादा हार्श और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने पेरिस के आजाद होने का सीन अपनी आंखों से देखा। पर चाहे अब शहर नाजियों से फ्री हो गया हो, ली जानती थी कि अब भी दुनिया के दूसरे कोनों में वॉर चल रही है, इसलिए वो और भी स्टोरीज कवर करने के लिए डिटरमिन्ड थी। जब ली वॉर फोटोग्राफर के रूप में काम कर रही थी, तब उसकी मुलाकात डेविड ई से हुई, जो एक फोटो जर्नलिस्ट और लाइफ मैगजीन के जर्नलिस्ट थे। चाहे ली ने यह एडमिट किया कि उसे दूसरों के साथ काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन डेविड के साथ दोस्ती में उसे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। ये दोनों जब भी पॉसिबल होता एक दूसरे के साथ शूट करते। पेरिस के आजाद होने के बाद ली अपनी पुरानी दोस्त सोलैंज से मिली और उसने सुना कि सोलैंज के हस्बैंड जीन को नाजीज ले गए थे, और तब से उसका कुछ पता नहीं। उस वक्त बाहर की दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसे हजारों लोगों को नाजी कैंपस में टॉर्चर और मारने के लिए रखा जाता था। जैसे जैसे उसने और लोगों से बात की, ली को पता चला कि यूरोप के कई पार्ट से हजारों लोग अचानक से गायब हो गए और किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। उसने अपने एडिटर ऑड्रे को भी कहा कि वोग में इस इशू को उठाए, लेकिन ऑड्रे कुछ भी नहीं कर पाया। जब नाजीज ने हारना शुरू किया, प्रेस को पता चला कि नाजीज ने प्रिजनर्स को यूरोप की अलग अलग जगह ले जाने के लिए कई ट्रेन का इस्तेमाल किया। तब ली और डेविड को एक कंसंट्रेशन कैंप में एंट्री मिली, जो कुछ वक्त पहले ही आजाद हुआ था। ये एक्सपीरियंस फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रेसफुल था, पर दोनों फोटोग्राफर्स ने कैंप और ट्रेन कोचेज में बड़ी तादाद में मौजूद डेड बॉडीज की फोटोज ली। ली की ये फोटोज दुनिया भर में सबसे पहले पब्लिश हुई, जो नाजी जेनोसाइड के हॉरर को दिखाती थी और लोगों को बताती थी कि उन्होंने कितना ज्यादा सीक्रेट लेवल पर लोगों को खत्म कर दिया है। ये हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस ली के मन में हमेशा के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गया, और वॉर फोटोग्राफर के तौर पर जो शॉक और स्ट्रेस उसने फेस किया, वो उसका पीछा करते रहे। ये मेंटल ट्रॉमा हैंडल करने के लिए उसने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसे बाद में उसकी आदत हो गई। फिल्म के आखिर में ली ऑड्रे से एक इमोशनल मोमेंट शेयर करती है, जब वो वोग पर गुस्सा होती है कि उन्होंने उसका काम पब्लिश नहीं किया। अपने ब्रेकडाउन के दौरान ली अपने पास्ट का एक पेनफुल राज बताती है। जब वो टीनेजर थी, तब उसके डैड के एक फ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसका पीछा उसकी पूरी जिंदगी करता रहा, और यही वजह थी कि वो हर ऐसी औरत को बचाने में एक्सट्रीम प्रोटेक्टिव थी जिसे उसने किसी खतरे में देखा। पेरिस के आजादी के वक्त जब उसने देखा एक यंग ब्रिटिश सोल्जर एक फ्रेंच औरत को फोर्स कर रहा था, तब उसने वो सीन पर्सनली फील किया और उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई। ली को हमेशा ये एहसास रहता है कि वॉर टाइम में एक औरत का होना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसे सिर्फ बैटलफील्ड के ओपोनेंट्स का नहीं, बल्कि सोसाइटी और उन मर्दों से भी बचना होता है जो कभी कभी उसके करीब होते हैं। ली मिलर एक ऐसे फ्रेंच औरत की फेमस फोटो सीरीज है जिसे लोगों ने पनिश किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर ये इल्जाम था कि वो जर्मन्स के साथ रिश्ते में थी। ऐसी कहानियां कॉमन थी। काफी यंग फ्रेंच लड़कियों को जर्मन सोल्जर ने झूठे प्यार और वादे करके अपना बना लिया था। शायद कुछ केसेस भी रियल थे, लेकिन जब नाजीज हारे तो कोई भी सोल्जर वापस नहीं आया अपने वादे निभाने। और फिर जब वॉर खत्म हुई तो उन लड़कियों को उनके अपने लोगों ने ही दुश्मन का साथी कहकर इंसल्ट किया, मारा और टॉर्चर किया। ली ने उन औरतों के दर्द और उनके साथ हुई नाइंसाफी को अपने कैमरे के जरिए दिखाया, और ये उसके काम का एक बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। ली मिलर इमोशनली सबसे ज्यादा तब टूट गई जब उसने एक जवान लड़की को एक लिबरेटेड कंसंट्रेशन कैंप में देखा। उस पल उसे समझ आया कि वो लड़की इतने टॉर्चर और अब्यूज की आदत डाल चुकी थी कि उसके लिए वो सब नॉर्मल लगने लगा।
ली ने उस लड़की की एक फोटो ली और वही फोटो बाद में उसके इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह बनी, जो उसने कुछ महीने बाद वोग के लंदन ऑफिस में एक्सपीरियंस किया। ये इंसिडेंट एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद ली ने अपने दोस्त ऑड्री से अपने पास्ट के बारे में बात करनी शुरू की। मूवी के अकॉर्डिंग वो दूसरे लोगों की स्टोरीज और दर्द को कवर करने में इतनी बिजी थी कि अपनी खुद की कहानी कभी दुनिया को बताने का वक्त ही नहीं मिला। लोगों को ली की रियल लाइफ स्टोरी तभी पता चली जब 1985 में उस पर एक बायोग्राफी पब्लिश हुई, जिसमें उसकी लाइफ और उसके काम का असली सच सामने आया। फिल्म के आखिर में हमें 1977 में ले जाया जाता है, जहां एक जवान लड़का एंथनी पेनरोज ली मिलर का इंटरव्यू ले रहा होता है। उसने ली की अनबिलीवेबल एडवेंचरस लाइफ और पैशनेट करियर के बारे में सुना होता है, लेकिन फिर वो अजीब तरीके से डिस्कशन का टॉपिक मदरहुड पर स्विच कर देता है। ली मानती है कि वो अच्छी माँ नहीं बन पाई। फिर रिवील होता है कि जो लड़का इंटरव्यू कर रहा है वो उसका अपना बेटा एंथनी है। कुछ सीन्स बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये इंटरव्यू रियल नहीं था, बल्कि एंथनी की इमेजिनेशन का एक हिस्सा था, जिसमें उसने अपनी माँ के बारे में जो फोटोज और राइटिंग खोजी थी, उसके बेसिस पर एक इमेजिनरी डायलॉग बनाया। असल में ली मिलर अपने हस्बैंड और बेटे के साथ 1977 में अपनी मौत तक रही, लेकिन कभी उसने अपने बेटे एंथनी को अपने वॉर फोटोग्राफी के करियर के बारे में नहीं बताया। हो सकता है कि इसलिए कि वो अपने फोटोग्राफी करियर को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझती थी। भले ही उसने कई आइकॉनिक वॉर फोटोज ली हों, बट ली की अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। अगर उसके बेटे को अपनी माँ के पुराने दिनों के बारे में कुछ पता भी था, तो वो जरूरी नहीं था कि उसे अपनी माँ के काम और ब्रेवरी का पूरा आइडिया हो। ली की मौत के बाद ही एंथनी को उसकी फोटोज और लिखे हुए कुछ नोट्स मिले, जिससे उसने अपनी माँ के एक नए पहलू के बारे में जाना। आखिरकार एंथनी पेनरोज ने अपनी माँ की जिंदगी और काम पर एक डिटेल बायोग्राफी लिखी, बल्कि उसने अपनी माँ को सबसे अच्छे तरीके से इज्जत दी, जब उसने खुद भी फोटोग्राफर बनकर उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।